लीजिएगा और इस प्रश्न को पढ़िएगा। बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी। फिर उसके बाद फ्रेंड्स आपको जो इसमें सही लग रहा होगा वो आप जो है कि 1 नंबर के आगे मान लीजिए ए सही है तो ए लिखिएगा, बी सही है तो बी लिखिएगा, सी सही है तो सी, डी सही है तो डी और ई सही है तो ई। फिर उसके बाद जब मैं इसका आंसर बताऊंगा तो अगर आपका गलत होगा तो फ्रेंड्स आप ईमानदारी से गलत करिएगा और फ्रेंड्स अगर आपका सही होगा तो ईमानदारी से आप सही करिएगा, ठीक है। और लास्ट में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि फ्रेंड्स आपके जो है कि टोटल 15 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो फ्रेंड्स देखिए बिहार राज्य के अगर फ्रेंड्स आपको अगर प्रश्न पता है, आंसर आपको पता है तो आप फ्रेंड्स कमेंट करके भी हमें बताइएगा कि पहले का बी सही है, दूसरे का सी सही है, तीसरे का ई सही है। तो ऐसे आप जो है कि कमेंट करके भी हमें बताइएगा और किस तरह की प्रैक्टिस सेट आपको चाहिए वो भी इस वीडियो को देखने के बाद आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए फ्रेंड्स बिहार राज्य की स्थापना कब की गई थी, यानी कि फ्रेंड्स इसका जो है कि 2 प्रश्न बनता है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है और या तो बिहार राज्य की स्थापना कब की गई थी। दोनों प्रश्न एक ही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा बिहार राज्य की स्थापना फ्रेंड्स हुई थी 22 मार्च 1912 में। 22 मार्च 1912 को जो है कि बिहार राज्य की स्थापना हुई थी और फ्रेंड्स इसी जो है कि तिथि को जो है कि 22 मार्च को बिहार दिवस भी आपका मनाया जाता है और ये प्रश्न आपका 6 to 8 में पूछा गया प्रश्न है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बिल्कुल फ्रेंड्स बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपके जो है कि SCERT बुक में भी दिया गया है। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, क्या आप जानते हैं, देखिए 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य की स्थापना हुई थी। इसी दिन को बिहार दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए ये कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है और ऐसे ही हम लोग डेली प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा मधुबनी पेंटिंग जुड़ी है। तो फ्रेंड्स मधुबनी पेंटिंग कहाँ से जुड़ी है, कि मगध क्षेत्र से, कि भोजपुर क्षेत्र से, कि मिथिला क्षेत्र से, कि एक उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिएगा मधुबनी पेंटिंग ये फ्रेंड्स आपकी जुड़ी है मिथिला क्षेत्र से। ये आपके जो है कि बिहार SCERT के बुक में क्लास 7th की SCERT है जो बिहार की भूगोल के सब्जेक्ट में दिया गया। देखिए मिथिला क्षेत्र में जो है कि मधुबनी पेंटिंग जुड़ी है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए प्रश्न आपका कैसे पूछता है, देखिए यहाँ पर देखिए बिहार में मनाया जाने वाला छठ पर्व जो है कि पूरे प्रदेश में श्रद्धा और उल्लास से मनाया जाता है। और यहाँ पर देखिएगा बिहार की मधुबनी पेंटिंग अब तो पूरे विश्व में लोगों को पसंद आ रही है और मिथिला से उभरी पेंटिंग की यह कला जिसमें प्राकृतिक जो है कि प्राकृतिक रंगों और प्राकृतिक और प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका जो है कि यह कहाँ से यह कला उभरी थी, तो मिथिला से जो है कि यह पेंटिंग मधुबनी पेंटिंग उभरी थी। तो यही फ्रेंड्स आपका जो है कि राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है कि मिथिला क्षेत्र से। तो फ्रेंड्स ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसी लग रही है, आप जो है कि ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स यकीन मानिए आपके प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो और यहाँ पर देखिएगा आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बिहार के पूरब में है, यानी कि बिहार के पूरब में कौन सा यहाँ पे राज्य है या देश है। पश्चिम बंगाल आपके ऑप्शंस में दिया गया है, उत्तर प्रदेश और नेपाल। उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स बिहार के जो है कि पूरब में आपका जो है कि पश्चिम बंगाल जो है कि स्थित है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपके बिहार SCERT में भी दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आपको 3 या 4 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं कि बिहार के जो है कि देखिए बिहार के पूरब में क्या है, पश्चिम बंगाल है। और बिहार के उत्तर में क्या है, बिहार के जो है कि ये देखिए बिहार के जो कि पूरब में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में जो है कि उत्तर प्रदेश है और बिहार के उत्तर में क्या है, नेपाल है तथा दक्षिण में क्या है, झारखंड है। यहाँ से आपको 4 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप नोट डाउन भी करके अपना शार्ट नोट बना सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। यहाँ से जमालपुर में अवस्थित है। तो जमालपुर में फ्रेंड्स क्या अवस्थित है,
क्या सिगरेट का कारखाना स्थित है, या बारूद कारखाना, या रेलवे कार्यशाला, या उपयुक्त में से एक से अधिक है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिएगा, जमालपुर में रेलवे कार्यशाला स्थित है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए ये आपके जो है कि 7th के SCRT में भी दिया गया है। देखिए यहाँ से एक प्रश्न में बनाया था, और यहाँ से देखिए जमालपुर में क्या स्थित है, रेलवे की कार्यशाला स्थित है। तो फ्रेंड्स ये आपके बिहार के SCRT बुक में ज्योग्राफी में दिया गया है, और यहीं से फ्रेंड्स प्रश्न BPSC बनाता भी है, ठीक है। और यहाँ से फ्रेंड्स आपका जो है कि जमालपुर में रेलवे की कार्यशाला स्थित है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से निम्न में से कौन से जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं जिनमें मुख्य कारक शामिल हैं, यानी कि निम्नलिखित में से वो कौन से कारक हैं जो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं जिनमें मुख्य कारक शामिल हैं। तो फ्रेंड्स देखिएगा, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक इसमें तापमान भी है, समुद्र तल से ऊंचाई भी है, और पवन की दिशा भी है। तो फ्रेंड्स यहाँ से 5 का जो है कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 1 से अधिक है। यहाँ पर देखिएगा ये आपके बिहार SCRT बुक में दिया गया है। देखिए इसका मुख्य कारण जलवायु को और जो है कि प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक हैं, जिनमें मुख्य कारक कौन कौन से शामिल हैं। देखिए अक्षांशीय स्थिति, समुद्र जो है कि तट से दूरी, पर्वतों की दिशा व अवरोध, और समुद्री धाराओं की दिशा, पवन की दिशा, समुद्र तल से ऊंचाई और तापमान। ये जो है कि आपके जलवायु के प्रभावित करने वाले 7 कारक हैं जो कि आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं, कैटरीना क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए कैटरीना क्या है, ये आप शायद पहली बार सुन रहे हो। तो यहाँ पे देखिए, कैटरीना क्या एक स्थानीय पवन है, कैटरीना क्या एक प्रतिचक्रवात है, कैटरीना क्या एक चक्रवात है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिएगा, कैटरीना है एक चक्रवात का नाम है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए आपके 7th के SCRT बुक में दिया गया है, और यहाँ पर आप जो है कि देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, यहाँ से ये चक्रवात है। और चक्रवात में देखिए देश में विभिन्न नामों से जो है कि जाना जाता है, काल बैसाखी, लैला, हरिकेन और कैटरीना। देखिए कैटरीना फ्रेंड्स एक चक्रवात का नाम है, ठीक है, और रीटा, टाइफून इत्यादि। और देखिए भारत में 2010 में काल बैसाखी एवं लैला नाम के 2 चक्रवात आए थे। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि जो है कि काल बैसाखी एवं लैला नामक 2 चक्रवात भारत में कब आए थे। तो 2010 में आए थे, ये आपको जो है कि पता होना चाहिए। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ से ये प्रति चक्रवात हैं, आप जो है कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं, विली विली कहाँ की मुख्य स्थानिक पवन है, यानी कि ये भी फ्रेंड्स देखिए इतने जो है कि शायद ये आप पहली बार सुन रहे हो। तो फ्रेंड्स ये आपके बिहार SCRT बुक में क्लास 7th में दिया गया है, तो आपको इसको सीरियस लेने की ज़रूरत है, और जो है कि इन्हीं चीज़ों को जो है कि पढ़ने की ज़रूरत है। देखिए फ्रेंड्स विली विली कहाँ की मुख्य स्थानिक पवन है, क्या दक्षिण कनाडा की, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की, बंगाल की खाड़ी की, उपयुक्त में से एक से अधिक, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये जो विली विली ये जो स्थानिक पवन है, ये फ्रेंड्स आपकी जो है कि पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की स्थानिक पवन है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, ये आपके बिहार SCRT क्लास 7th में, देखिए 7th में अगर इतनी बड़ी बात अगर दी गई है तो इसको फ्रेंड्स आपको जो है कि ध्यान रखने और पढ़ने की ज़रूरत है। देखिए विश्व की मुख्य स्थानिक पवनें, देखिए लूह जो ये स्थानिक पवन है, ये विशाल मैदान भारत की स्थानिक पवन है। और फ्रेंड्स ये देखिए ये चिनूक है जो दक्षिण कनाडा में, और विली विली देखिएगा पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में। यही से जो है कि मैं प्रश्न को बनाया था, ये विली विली जो है कि ये आपकी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में, और ये जो टार्नेडो एवं ये क्या है डरिकेन है, तो ये अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र की स्थानिक पवन है। और ये जो टाइफून है ये पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र की ये स्थानिक पवन है। और ये जो फ्रेंड्स ये काल बैसाखी है, ये बंगाल की खाड़ी जो कि भारत की स्थानिक पवनें हैं, ठीक है। तो ये जो है कि आप याद रखिएगा। और यहाँ से देखिए स्थानिक पवनें देखिए यहाँ हमारे यहाँ बिहार उत्तर भारत के मैदानी भाग में मई जून में चलने वाली गर्म हवा लू के नाम से
जानी जाती है। तो फ्रेंड्स ये स्थानिक पवन है जो कि बिहार में भी बही जाती है, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। और ये देखिए, ये आपके TRE 3.0 री एग्जाम PRT में प्रश्न पूछा गया था। साइलेंट वैली स्थित है, तो उसमें आपका जो है कि केरल राज्य से संबंधित दिया गया था। तो ये जो साइलेंट वैली है ये जो कि केरल में स्थित है। लेकिन यहाँ से अगर प्रश्न को घुमाएगा तो ये देखिए, साइलेंट वैली स्थित है, प्रश्न वही है। और ये जो है कि ऑप्शंस में हेरफेर किया। देखिए साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है, तो पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट में, या कावेरी घाट में, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये जो साइलेंट वैली है ये आपका पश्चिमी घाट में स्थित है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर है। ये साइलेंट वैली आपकी पश्चिमी घाट में स्थित है। और यहाँ से देखिए, ये आपके 7th के, देखिए आज मैंने जितने भी प्रश्न बनाए हैं ये सिर्फ आपको 7th और 9th से और 8th मिलेंगे, यानी कि 7th 8 और 9, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा साइलेंट वैली, देखिएगा ध्यान से फ्रेंड्स, यहाँ से साइलेंट वैली पश्चिमी घाट में अवस्थित है। यह स्थान जैव विविधता के लिए जाना जाता है। यूएनओ ने इसकी विशिष्टता को विश्व स्तरीय बताया है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये आपके जो है कि प्रश्न बन सकता है। और केरल को गॉड्स ऑफ अवन कंट्री भी कहा जाता है, तो ये भी एक प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। तो फ्रेंड्स जो है कि साइलेंट वैली कहाँ है, तो पश्चिमी घाट में स्थित है और केरल में नहीं उपजाया जाता है। तो ये फ्रेंड्स आपके जो है कि बिहार SCRT में दिया गया है। और केरल में क्या नहीं उपजाया जाता है, तो क्या कहवा नहीं उपजाया जाता है केरल में, काजू नहीं उपजाया जाता है, कि जूट, की इलायची, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे केरल में जो है कि जूट नहीं उपजाया जाता है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर है। और इसी प्रश्न को घुमा सकता है कि केरल में जो है कि क्या उपजाया जाता है, तो 4 जो है कि ऑप्शंस दे देगा, 5 ऑप्शंस दे देगा, और इसमें से जो है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है कि नोट कर लीजिए। यहाँ से जो है कि देखिए, केरल मुख्यतः कृषि प्रधान देश है, ठीक है। और यहाँ की लगभग आधी जनसंख्या कृषि कार्य से जुड़ी है। यहाँ मुख्य रूप से चावल, नारियल, काली मिर्च, कहवा, काजू, इलायची, रबड़, चाय, सुपारी व गरम मसाले आदि उपजाए जाते हैं। तो इसमें जूट नहीं उपजाया जाता है। और यही जो है कि प्रश्न हमारा पूछा गया था। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ से 10 नंबर के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। देखिए, भारत में एक्सप्रेसवे नामक सड़क की शुरुआत कब की गई थी। ये जो है कि आपके फ्रेंड्स दिया गया है क्लास जो है कि 8th की SCRT जियोग्राफी में। भारत में एक्सप्रेसवे नामक सड़क की शुरुआत कब की गई थी, तो ये फ्रेंड्स 1974 में की गई थी। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर है। भारत में एक्सप्रेसवे नामक सड़क की शुरुआत जो है कि 1974 ईस्वी में की गई थी। और यहाँ पर देखिएगा, ये जो है कि आपके क्लास 8th की SCRT जियोग्राफी में दिया गया। देखिए 1974 में भारत में एक्सप्रेसवे नामक सड़क की शुरुआत की गई थी। तो फ्रेंड्स ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। और यहाँ से देखिए, पटना स्थित गांधी सेतु का निर्माण कब किया गया था, तो पटना स्थित गांधी सेतु का निर्माण जो है कि फ्रेंड्स किया गया था आपका जो है कि 1984 में। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर है। और ये आपके क्लास 9th के SCRT जियोग्राफी में दिया गया है, बिहार के SCRT बुक में। तो फ्रेंड्स यहाँ से देखिए, ये देखिए, पटना स्थित गांधी सेतु भारत का सबसे लंबा 7 किलोमीटर सड़क पुल है, जिसका निर्माण जो है कि 1984 में हुआ था। और क्या आप जानते हैं, ऐसे अगर ब्रैकेट में करके दिया गया है तो मान लीजिए फ्रेंड्स कि वो जो है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और यहाँ से देखिए, ज्ञात कीजिए, तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है। तो गांधी सेतु किस नदी पर है, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये देखिए, यहाँ से फ्रेंड्स देखिए, कब कब कोसी नदी के बाढ़ से बिहार को अपार जनधन की क्षति हुई थी। तो फ्रेंड्स बिहार में कोसी नदी के बाढ़ से जो है कि बिहार को अपार जनधन की क्षति हुई थी। तो देखिएगा 1987 में भी बाढ़ आई थी, तो अपार जनधन की क्षति हुई थी बिहार को 2004 में, 2007 में और 2008 में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से देखिए, ये भी आपके जो है कि क्लास जो है कि 9th के SCRT जो है कि बुक में दिया गया है जियोग्राफी में। देखिए क्या आप जानते हैं, देखिए वर्ष 1987, 2004,
2007 और 2008 में कोसी नदी के बाढ़ से बिहार राज्य को अपार जनधन की क्षति हुई थी। तो ये प्रश्न आपका बन सकता है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपने जो है कि देख लिया। और देखिए, विश्व की सबसे बड़ी अफवाह बेसिन किस नदी की है? तो ये भी आपके बिहार एससीईआरटी में क्लास 9th की में दिया गया है। विश्व की सबसे बड़ी अफवाह बेसिन किस नदी की है? तो फ्रेंड्स, ये जो है कि अमेजन नदी की जो है कि विश्व की सबसे बड़ी अफवाह बेसिन है अमेजन नदी की। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए दिया गया है विश्व की सबसे बड़ी अफवाह बेसिन जो है कि अमेजन नदी की है, ठीक है। क्या आप जानते हैं करके दिया गया है। तो ये भी प्रश्न जो है कि आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ से आप जो है कि फ्रेंड्स, इन सभी जितने मैं प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा इसी तरह के, आप जो है कि शार्ट नोट भी बना सकते हैं। और देखिएगा, इस शार्ट नोट से आपको ज़्यादातर प्रश्न देखने को मिलेंगे। विश्व की सबसे बड़ी अफवाह बेसिन अमेजन नदी की है। और यहाँ से देखिए, ज्ञात कीजिए करके दिया गया है भारत में किस नदी का अफवाह बेसिन सबसे बड़ा है। तो भारत में जो है कि फ्रेंड्स, ये गंगा नदी का अफवाह बेसिन सबसे बड़ा है। कहाँ पर? भारत में। और विश्व की देखिए, बिहार का कौन सा जिला गन्ना उत्पादन में पहले स्थान पर है? तो फ्रेंड्स देखिएगा, ये आपका जो है कि पूछा गया है 6 to 8 में। बिहार का ये जो है कि आपके पीआरटी में भी पूछा गया है। कैंसिल वाला जो एग्ज़ाम हुआ था, टीआरई 3.0 का जो कैंसिल वाला एग्ज़ाम हुआ था, जो रद्द हो गया था, उसमें ये प्रश्न जो है कि पूछा गया था, बिहार का कौन सा जिला गन्ना उत्पादन में पहले स्थान पर है? तो फ्रेंड्स, ये देखिएगा, आपका जो है कि 14 का राइट आंसर क्या है? पश्चिमी चंपारण। ये फ्रेंड्स, आपका जो पश्चिमी चंपारण है, ये बिहार का वो जिला है जहाँ पर गन्ना उत्पादन में ये पहले स्थान पे, ठीक है। तो फर्स्ट स्थान पे कौन है? ये पश्चिमी चंपारण है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं ये कहाँ से है। तो ये आपके जो है कि एससीईआरटी में दिया गया है, बिहार एससीईआरटी की बुक में। और यहाँ से ध्यान से आप लोग जो है कि देख सकते हैं गन्ना, ठीक है। और गन्ना देखिए, गन्ने के उत्पादन में पश्चिमी चंपारण पहले स्थान पर है, जबकि दूसरे और तीसरे स्थान पे कौन है? तो दूसरे स्थान पे गोपालगंज, और तीसरे स्थान पे पूर्वी चंपारण, और पहले स्थान पे पश्चिमी चंपारण है। तो यहाँ से 3 प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। इनको जो है कि आप याद रखिएगा। और देखिए, निम्न में से बिहार की सबसे पुरानी और पहली घाटी परियोजना कौन सी है? ये देखिए फ्रेंड्स, आपके जो है कि जहाँ से मैं प्रश्न बनाया हूँ, ये उसी में फ्रेंड्स ये हमें मिला था। ये आपके क्लास 10th की जो एससीईआरटी बुक है ज्योग्राफी की, ये उसमें मुझे ये प्रश्न मिला। देखिए, निम्न में से बिहार की सबसे पुरानी और पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? देखिए, इस प्रश्न को आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। और यहाँ से देखिए, बिहार की सबसे पुरानी और पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो ये प्रश्न आपका जो है कि सबसे पहले मैं नीचे दिखा दूं, और यहाँ से मैं सबसे पहले इस प्रश्न को दिखा देता हूँ। ये आपके जो है कि टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम पीआरटी में ये प्रश्न पूछा गया था। अगर आप एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपको पता होगा। देखिए, ये सेट ई में जब आप जाइएगा, तो सेट ई में ये 140 नंबर का प्रश्न ये आपको मिलेगा। बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो इसका जो है कि आयोग जब फाइनल आंसर की जब बताया था, तो ऑप्शन नंबर ए जो है कि बताया था, दामोदर नदी घाटी परियोजना बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है, ठीक है। और इसका जो है कि मैं आपको फाइनल आंसर की भी इसीलिए लाया हूँ। यहाँ पर आप लोग जो है कि देख सकते हैं 140 का देखिए ई है, 140 का ए है, ठीक है। 100। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से पहला प्रश्न हमारा क्या है? देखिए, पहला प्रश्न हमारा ये है कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का, सूर्य के प्रकाश के ऊर्जा का ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। यानी कि जो हरे पौधे होते हैं, वो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितने प्रतिशत ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो फ्रेंड्स, क्या 1%, 2% या 10%, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पर फ्रेंड्स, जो हरे पौधे होते हैं, वो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का जो है कि 1% ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न फ्रेंड्स आपके जो है कि टीआरई 1 में भी पूछा था, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न आपको पता होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, ये है आपकी क्लास 10th की एनसीईआरटी।
उसमें देखिए क्या दिया गया है, देखिए दूसरे रूप में परिवर्तन होता है तो अ, पर्यावरण में ऊर्जा की कुछ मात्रा का अनुपयोगी ऊर्जा के रूप में ह्रास हो जाता है। देखिए पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा के प्रवाह का विस्तृत अध्ययन किया गया और क्या पाया गया है, देखिए ये जो पाया गया है इसमें ये सारे पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ से जो है कि आपका प्रश्न बनाया गया था। देखिए एक स्थलीय परितंत्र में हरे पौधों की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। कौन? तो ये है फ्रेंड्स आपके हरे पौधे। ठीक है, तो यहीं से आपका जो है कि प्रश्न में बनाया था। और देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इससे पहले एक और प्रश्न आप देख लीजिए। खाए हुए भोजन की मात्रा का कितना जैव मात्रा में बदल जाता है, यानी कि जो हम लोग जो खाते हैं भोजन की तीव्रता का कितना प्रतिशत जो है कि मात्रा में बदल जाता है अगले स्तर के उपभोक्ताओं को उपलब्ध हो पाता है। तो ये है फ्रेंड्स आपका जो है कि आंसर आपका क्या है, तो 10%। देखिए 10% आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो उपयुक्त में से जो है कि कोई नहीं आपका राइट आंसर होगा। देखिए मैं ऐसा ऑप्शन जानबूझ के देता हूं क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और अभी से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तभी फ्रेंड्स आपका जो है कि सही करने का जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा होगा। ठीक है, देखिए खाए हुए भोजन की मात्रा का कितना जैव मात्रा में बदल पाता है तथा अगले स्तर के उपभोक्ताओं को उपलब्ध हो पाता है। तो ये है आपका फ्रेंड्स 10%, जो आपको ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा। इसी के नीचे से जो है कि ये प्रश्न बनाया गया था। देखिए खाए हुए भोजन की मात्रा का लगभग 10%, यही 10% पूछा गया था, लगभग 10% ही जैव मात्रा में बदल पाता है तथा अगले स्तर के उपभोक्ताओं को उपलब्ध हो पाता है। तो यहीं से आपका जो है कि फ्रेंड्स ये प्रश्न जो है कि बनाया गया था। तो आपका जो है कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया था। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ से देखिए खाए हुए भोजन की मात्रा का लगभग 10% ही जैव मात्रा में बदल पाता है तथा अगले स्तर के उपभोक्ताओं को उपलब्ध हो पाता है। यहीं से प्रश्न बना था। और देखिए एक फैक्ट यहाँ पे और भी हाईलाइट की गई है। देखिए सामान्यतः निचले पोषी स्तर पर जीवों की संख्या अधिक होती है, अतः उत्पादक स्तर पर यह संख्या सर्वाधिक हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको जो है कि पता होना चाहिए। और देखिए यहाँ से आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को कहा जाता है, यानी कि जो आहार श्रृंखला होती है उसमें जो शाखान्वित श्रृंखला होती है उसको क्या कहा जाता है, ये जो है कि प्रश्न में पूछा जा रहा है। क्या आहार जाल, क्या आहार तंत्र, या आहार स्तर, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं आहार जाल। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी प्रश्न आपके TRE 1 में पूछा गया था। तो ये सारे जो कि फैक्ट हैं। और यहाँ से देखिए 4 नंबर का प्रश्न, ये दोनों प्रश्न कहाँ से बनाए गए हैं अभी हम लोग देखेंगे। देखिए परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह डॉट डॉट होता है। ठीक है, यानी कि परितंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो कैसा होता है, क्या त्रिदिशिक होता है, क्या बहुदिशिक होता है, या एक दिशिक होता है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए परितंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है फ्रेंड्स वो एक दिशिक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से ये दोनों प्रश्न देखिए कहाँ से बनाया गया है, तो देखिए ये आपकी जो है कि NCERT में दिया गया है। अतः एक सीधी आहार श्रृंखला के बजाय जीवों के मध्य आहार संबंध शाखान्वित होते हैं तथा शाखान्वित श्रृंखलाओं का एक जाल बनाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आहार जाल कहते हैं। तो एक प्रश्न आपका यहाँ से बनाया गया था। और देखिए दूसरा प्रश्न, देखिए ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, एक दिशिक अथवा एक ही दिशा में होता है। तो दूसरा प्रश्न आपका यहाँ से बनाया गया था। और यही सारे प्रश्न हैं फ्रेंड्स जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए ये आपके साइंस में भी दिया गया है। और उस साइंस में लास्ट वाला जो चैप्टर है क्लास 10th का, उसमें फ्रेंड्स ये है आपका पर्यावरण। उस चैप्टर का नाम ही है हमारा पर्यावरण। तो ये EVS में भी काम करेगा। और ज्योग्राफी में आप जो है पढ़ेंगे तो वो भी आपका EVS में आ जाएगा। और ये साइंस और ज्योग्राफी के जो है कि लगभग सेम ही हो जाते हैं। ठीक है, देखिए डॉट डॉट आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं।
यानी कि फ्रेंड्स डॉट डॉट है यहाँ पे शुरुआत में। आहार श्रृंखला में प्रथम पोषीय स्तर पर क्या मौजूद होते हैं, ये प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए, क्या तृतीयक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता या स्वपोषी, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये फ्रेंड्स होते हैं स्वपोषी, यहाँ पे डॉट डॉट के स्थान पे स्वपोषी हो जाएगा। स्वपोषी आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर यहाँ से सी राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखिए ये प्रश्न आपका बनाया गया है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए 6 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर प्रकाश में निहित ऊर्जा को ग्रहण करके रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। यानी कि ये 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, 5 ऑप्शंस, इनमें से कौन सा सही होगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा है जो सौर प्रकाश में निहित ऊर्जा को ग्रहण करके रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। तो ये है फ्रेंड्स आपका जो है कि देखिए, क्या तृतीयक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता या द्वितीयक उपभोक्ता, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो है कि राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स ये स्वपोषी होते हैं, ये आपके स्वपोषी होते हैं जो कि सौर प्रकाश में निहित ऊर्जा को ग्रहण करके रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। कौन? तो स्वपोषी। तो ये भी आप जो है कि याद रखिएगा, ये जानबूझ के ऑप्शंस बनाया गया था। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे हम लोग बढ़ते हैं और इन दोनों प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ से स्वपोषी अथवा उत्पादक प्रथम पोषी स्तर पर होते हैं। ठीक है, और यहाँ से एक प्रश्न यहाँ से बनाया गया था, स्वपोषी, देखिए स्वपोषी सौर प्रकाश में निहित ऊर्जा को ग्रहण करके रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। तो यही जो सारे जो फैक्ट दिए रहते हैं आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक में, और यहीं से जो है कि प्रश्न आपके बनाए जाते हैं। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ेंगे और देखिए निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर है। यानी कि ये ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से किसके पास जो है कि उच्च ऊर्जा स्तर है। क्या दृश्यमान विकिरण के पास उच्च ऊर्जा स्तर है, क्या पराबैंगनी विकिरण के पास है उच्च ऊर्जा स्तर, या अवरक्त विकिरण के पास, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिएगा 7 का जो है कि राइट आंसर क्या है, पराबैंगनी विकिरण, ये क्या है, उच्च ऊर्जा स्तर है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ पर ये पराबैंगनी जो विकिरण है इसके पास फ्रेंड्स उच्च ऊर्जा स्तर होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी राइट आंसर हो जाएगा। और ये 7 नंबर का प्रश्न देखिए कहाँ से बनाया गया है, तो यहाँ पर आप जो है कि देख पा रहे होंगे, यहाँ से ओजोन गैस के बारे में दिया गया है। और यहाँ पे देखिए वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर पराबैंगनी विकिरण, ठीक है, तो के प्रभाव से ऑक्सीजन O2 अणुओं में ओजोन बनाती है। देखिए उच्च ऊर्जा वाले पराबैंगनी विकिरण ऑक्सीजन अणुओं को O2 को विघटित कर स्वतंत्र ऑक्सीजन O परमाणु बनाते हैं। तो ये आपको जो है कि इतना जो है कि कैप्चर करना था। ठीक है, तो यहीं से ये प्रश्न जो है कि बनाया गया था। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ेंगे और निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का संघटक है। यानी कि क्या जंतु, पौधे, सूक्ष्मजीव, ये तीनों परितंत्र के संघटक हैं, क्या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए परितंत्र के संघटक आपके जंतु भी होता है, और पौधे भी होते हैं, और जो है कि सूक्ष्म जीव भी होते हैं। और देखिए पौधों को हम लोग क्या कहते हैं, पादप भी कहते हैं। तो ये जो है कि आप याद रखिएगा। ठीक है, ये परितंत्र के सभी घटक हैं, इसलिए फ्रेंड्स आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये प्रश्न देखिए कहाँ से बनाया गया, देखिए परितंत्र के संघटक क्या हैं। तो देखिए सभी जीव जैसे पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीव, मानव, ये क्या है, सभी परितंत्र के संघटक हैं। तो यहीं से ये प्रश्न जो है कि आपका बनाया गया था। देखिए पर्यावरण में प्लास्टिक, यहाँ पे देखिए डॉट डॉट दिया गया है, पर्यावरण में जो प्लास्टिक है डॉट डॉट की क्रिया द्वारा अपघटित नहीं होता है। क्या परजीवी है, क्या जीवाणु, मृतोपजीवी, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिएगा ये 9 का जो है कि राइट आंसर क्या है, ये पर्यावरण में जो प्लास्टिक है ये फ्रेंड्स जीवाणु और मृतोपजीवी, ठीक है, ये जीवाणु और मृतोपजीवी की क्रिया द्वारा अपघटित नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये जो है कि आपका दोनों सही है, इसलिए फ्रेंड्स आपका जो है कि राइट आंसर क्या है,
ऑप्शन नंबर डी है। अब देखिए ये प्रश्न आपको थोड़ा समझ में कम आया होगा, लेकिन इसीलिए मैं एनसीईआरटी यहाँ पे बुक का दिखाता हूँ, क्योंकि आपको जो है कि समझ में आ जाए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से जो है कि देखिए यहाँ से मानव निर्मित पदार्थ जैसे प्लास्टिक का अपघटन जीवाणु अथवा दूसरे मृतोपजीवियों द्वारा नहीं हो सकता है। तो ये लाइन जब आप एनसीईआरटी में देखते हैं तो आपको बिलीव हो जाता है और प्रश्न समझ में भी आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप लोग जो है कि देख लीजिए। यहाँ से एक प्रश्न और है, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं। यानी कि वो कौन से वे पदार्थ वो कौन से पदार्थ हैं जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं। ठीक है, तो ये जो है कि क्या कहलाते हैं, तो ये फ्रेंड्स कहलाते हैं जैव निम्न करणीय। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये सारे प्रश्न फ्रेंड्स आपके जो है कि एनसीईआरटी में भी दिया गया है। देखिए यहाँ से ये देखिए, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं ये क्या कहलाते हैं, तो जैव निम्न करणीय कहलाते हैं। तो यहाँ से जो है कि आपका ये प्रश्न बनाया गया था। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। देखिए आहार श्रृंखला सबसे पहले देखिए शाकाहारी आते हैं, फिर उसके बाद मांसाहारी आते हैं, फिर उसके बाद सर्वाहारी आते हैं। ठीक है, तो देखिएगा ये जो है कि घास क्या है, तो ये जो है कि आपका देखिए सबसे पहले क्या है, घास है। ठीक है, ये घास है और घास को जो है कि देखिए बकरी खा जाती है और बकरी को देखिए यहाँ पे मानव खा जाता है। तो ये जो है कि आपके आहार श्रृंखला का निर्माण हो रहा है। देखिए प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता, तो यही है आपका। ये आपका जो है कि एनसीईआरटी में जब आप पढ़िएगा तो आपको इस प्रश्न का आंसर बढ़िया तरीके से मिल जाएगा। तो इसका जो है कि राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स बी बिल्कुल राइट आंसर है। और ये प्रश्न आपके जो है कि एनसीईआरटी में भी दिया गया है। देखिए 12 नंबर का प्रश्न क्या है, वह कौन सा पादप हार्मोन है जो तने की वृद्धि में सहायक होता है। यानी कि ये ऑप्शंस में जो हार्मोन दिए गए हैं इसमें से वो कौन सा हार्मोन है जो पादप में तने की वृद्धि में सहायक होता है। तो फ्रेंड्स देखिएगा, ये इंसुलिन तो सबसे पहले ये मानव हार्मोन है, ये हमारा कट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे पादप की बात की गई है, पादप यानी पौधों की बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स 12 का जो है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो जिब्रेलिन हो जाएगा। ठीक है, ये जिब्रेलिन ऐसा जो है कि हार्मोन है पादपों का जो कि तने में वृद्धि में सहायक होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये देखिए प्रश्न आपका कहाँ से बनाया गया है, तो यहाँ पर जब आप देख पा रहे होंगे, देखिए पादप हार्मोन द्वारा दूसरा उदाहरण क्या है, जिब्रेलिन। जिब्रेलिन है जो ऑक्सिन की तरह तने की वृद्धि में क्या होता है, तो सहायक होता है। और एक और ऑप्शन में था साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या करता है, तो पादप में जो है कि कोशिका विभाजन को क्या करता है, प्रेरित करता है। तो ये जो है कि आपके जो है कि प्रश्न का ये था। ठीक है, और ये देखिए एब्सिसिक अम्ल वृद्धि का संदमन करने वाले हार्मोन का एक उदाहरण है और पत्तियों का मुरझाना इसके प्रभाव में सम्मिलित है। तो ऐसा अगर प्रश्न बन जाए तो ये आप जो है कि देख लीजिए। और देखिए दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, ये आपके 6 to 8 में ये जो है कि प्रश्न पूछ लिया गया था TRE 3.0 में। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो सिनेप्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहीं से देखिए ये प्रश्न आपका जो है कि बनाया गया था, ये देखिए आपके एनसीईआरटी में दिया गया है जंतु तंत्रिका तंत्र। देखिए यहाँ से देखिए, यहाँ से थोड़ा सा अगर आप ऊपर जाएंगे तो यहीं से आपको ये प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। देखिए एक्सॉन के अंत में विद्युत आवेग कुछ रसायनों का विमोचन करता है। ठीक है, ये रसायन रिक्त स्थान यानी सेनेप्स को पार करते हैं। ठीक है, तो दो खाली देखिए ये रिक्त स्थान है और दो अगली देखिए पार करते हैं तथा अगली तंत्रिका कोशिका की द्रुमिका में इसी तरह का विद्युत आवेग प्रवाह प्रारंभ करते हैं। तो ये जो है कि इसके नीचे जब आप देखिएगा तो यहाँ से देखिए, यह शरीर में तंत्रिका आवेग की मात्रा की सामान्य योजना है। अंततः इसी तरह का एक अंतर्ग्रथ सेनेप ऐसे आवेगों की तंत्रिका कोशिकाओं के जैसी पेशी कोशिकाओं एवं ग्रंथि तक ले जाता है। ठीक है, तो ये सेनेप्स है। दो तंत्रिकाओं के जो है कि खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो देखिए रिक्त स्थान, यहीं से आप पकड़ लेंगे रिक्त स्थान, इसको सेनेप्स हम लोग
कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा प्रश्न था। और देखिए टमाटर में जो है कि कौन सा अम्ल पाया जाता है, क्या एसिटिक अम्ल, क्या टार्टेरिक अम्ल, क्या लैक्टिक अम्ल, क्या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इसका जो है कि राइट आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 और इसका जो है कि आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और देखिए इसको बता ही देते हैं टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। तो टमाटर में फ्रेंड्स ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, टमाटर में हमारा ऑक्जेलिक अम्ल जो है कि हमारा टमाटर में पाया जाता है। ठीक है, और ये टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो ये हमारा इमली में पाया जाता है। और ये हमारा जो है कि टीआरई 1 में ये प्रश्न जो है कि पूछा गया था। ठीक है, तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, तो ऑक्जेलिक अम्ल किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये चारों एग्जाम में जो है कि प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए सिरका में कौन सा अम्ल, तो एसिटिक अम्ल, संतरा में सिट्रिक अम्ल और इमली में टार्टरिक अम्ल, और यहाँ पे टमाटर में क्या पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल यहाँ पे पाया जाता है। और ये देखिए टीआरई 1 में इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है पूछा गया था, और ये टमाटर में ये 6 to 8 में टीआरई 2.0 में ये प्रश्न आपका पूछ लिया गया था। तो यहाँ से एक प्रश्न जो है कि अनिवार्य है। और यहाँ से खट्टा दूध या दही में लैक्टिक अम्ल, नींबू में देखिए सिट्रिक अम्ल, और चींटी के डंक में देखिए मेथनोइक अम्ल, और नेटल का डंक में क्या पाया जाता है, मेथनोइक अम्ल जो है कि पाया जाता है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ से ये प्रश्न जो है कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें से एक नंबर आपका ज़रूर पूछा जा सकता है और जाएगा भी। ठीक है, और फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए निम्नलिखित में से कौन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ये भी एक नंबर का बहुत ही कन्फ्यूजन भरा प्रश्न रहता है कि लाल लिटमस पत्र को कौन नीला कर देता है और कौन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो इस प्रश्न का जो है कि राइट, सबसे पहले आप एक पॉइंट लिखिए और लिखिए लाल लिटमस पत्र को कौन नीला कर देता है। तो लाल लिटमस पत्र को देखिए क्षार जो है कि नीला कर देगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से आप जो है कि स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देखिए यहाँ से, या आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। देखिए अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और क्षार जो है कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ये दो पॉइंट हैं, इसको भी आप जो है कि नोट डाउन कर सकते हैं। हिस्ट्री की जो है कि प्रैक्टिस आज की स्टार्ट करते हैं। देखिए कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। देखिए ये 6 to 8 में भी प्रश्न आपका पूछा गया था टीआरई 3.0 में, और ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक में दी गई हैं। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है कि पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। क्या वो कराची का अधिवेशन था, क्या वो दिल्ली का अधिवेशन था, क्या वो लाहौर का 1929 का अधिवेशन था, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स कांग्रेस के जो है कि यहाँ पर लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो है कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, आपके जो है कि एससीईआरटी बुक में यहाँ पर जो है कि दिया गया है। जहाँ से चीज़ें मैं प्रश्न को बनाया हूँ उन चीज़ों को फ्रेंड्स यहाँ पे हाईलाइट भी मैं कर देता हूँ, ताकि फ्रेंड्स आपको एक स्टेप पीछे की जानकारी और एक स्टेप आगे की जानकारी इसमें मिल जाए। देखिए फ्रेंड्स 1929 में दिसंबर के अंत में कांग्रेस ने अपना वार्षिक अधिवेशन लाहौर शहर में किया था। यह अधिवेशन दो दृष्टियों से महत्वपूर्ण था, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। तो ये भी एक प्रश्न आपको मिल गया कि कांग्रेस का जो लाहौर वाला अधिवेशन था उसके अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, और देखिए इसी में जो है कि पूर्ण स्वराज की मांग और पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। तो यहाँ से फ्रेंड्स आपका ये प्रश्न जो है कि बनाया गया था। ठीक है, देखिए 26 जनवरी 1930 को विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर देशभक्ति के गीत गाकर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। तो यहाँ से फ्रेंड्स ये आपका जो है कि प्रश्न बनाया गया था।
आप फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो बाद में आप जो है कि रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स हमें आप जो है कि कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके जो है कि टोटल देखिए, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके टोटल 15 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, ठीक है। और अगर जिस प्रश्न का आंसर आपको पता है तो लिखिएगा आप क्वेश्चन, और यहाँ पे जो प्रश्न आप जो है कि देख रहे हैं, मान लीजिए कि 2 नंबर का प्रश्न है, ये आपको पता है तो क्वेश्चन नंबर 2 लिख के आप जो है कि उस आंसर को टाइप करके भी हमें भेज सकते हैं, ठीक है। और आपको कोई भी समस्या हो फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए, महात्मा गांधी कब जेल से रिहा होकर अपना ध्यान घर में बुने खादी कपड़े को बढ़ावा देने तथा छुआछूत समाप्त करने पर लगाया था। यानी कि महात्मा गांधी जेल से कब रिहा हुए थे, और फ्रेंड्स वो जो है कि अपने घर में ही बुने खादी कपड़े को बढ़ावा दिया था तथा छुआछूत समाप्त करने पर बल दिया था, ठीक है। तो ये आपको जो है कि प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स देखिए, फरवरी 1924 में ये घटना कब की है, तो फरवरी 1924 की घटना है फ्रेंड्स। फरवरी 1924 में महात्मा गांधी जेल से रिहा होते हैं, और जेल से रिहा होने के बाद वो किन बातों पे ध्यान देते हैं, तो घर में बुने खादी कपड़ों को वो बढ़ावा देते हैं और छुआछूत समाप्त करने पर बल लगाते हैं, ठीक है, मतलब ध्यान देते हैं, ठीक है। यहाँ से आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ से ये घटना कब की है, तो यहाँ से आप जो है कि देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ से महात्मा गांधी, देखिए फरवरी 1924। देखिए फ्रेंड्स, बीपीएससी बहुत ही चालाकी से प्रश्न को जो है कि सेट करती है अपने एग्ज़ाम में। तो आपको जो है कि मंथ याद रखना है, अगर सन है तो सन भी आपको याद रखना है, महीने भी याद रखना है, ठीक है। देखिए महात्मा गांधी फरवरी 1924 में जेल से रिहा हो गए, और अब उन्होंने अपना ध्यान घर में बुने कपड़े खादी को बढ़ावा देने तथा छुआछूत को समाप्त करने पर लगाया था अपना ध्यान। तो यहाँ से जो है कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम लोग जो है कि आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, गांधी इरविन समझौता में कौन कौन सी शर्तें रखी गई थी। यानी कि फ्रेंड्स देखिए, ये प्रसिद्ध घटना है गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था, ये फ्रेंड्स इसमें कौन कौन सी शर्तें रखी गई थी, ठीक है, गांधी जी के और इरविन के बीच में, ठीक है। क्या फ्रेंड्स सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेना था, या सारे कैदियों को रिहा करना था, या तटीय इलाकों में नमक उत्पादन की अनुमति देना था, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए, गांधी इरविन जो समझौता हुआ था, इसमें ये तीनों शर्तें जो है कि रखी गई थी। सविनय अवज्ञा जो है कि आंदोलन को वापस भी लेना था, सारे कैदियों की रिहाई करवानी थी, और तटीय इलाकों में नमक उत्पादन की अनुमति भी देनी थी। ये जो है कि गांधी इरविन समझौते में ये शर्त रखी गई थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स एक से अधिक इसमें सही है, ठीक है। यहाँ से अब जो है कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से मैं उस चीज़ को हाईलाइट भी किया हूँ। देखिए यहाँ से, देखिए जनवरी 1931 में गांधी जी को जेल से रिहा किया गया। अगले ही महीने वायसराय के साथ उनकी लंबी बैठक हुई। इन्हीं बैठकों के बाद देखिए गांधी इरविन समझौते पर सहमति बनी, जिसकी शर्तों में क्या था, सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेना था, और सारे कैदियों की रिहाई, और तटीय इलाकों में नमक उत्पादन की अनुमति देना शामिल था। तो ये जो है कि गांधी इरविन समझौते में ये शर्तें रखी गई थी, ठीक है। यहाँ से ये प्रश्न जो है कि बन सकता है। और यहाँ से देखिए एक और प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन फ्रेंड्स 1931 के आखिर में लंदन में आयोजित किया गया था। तो यहाँ से ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 4 नंबर के प्रश्न को। देखिए यहाँ से अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन किस महीने में शुरू किया गया था। तो ऐसा बीपीएससी देखिए टीआरई 1 में भी प्रश्न पूछा था, जो कि सिर्फ महीना पूछा था, ठीक है। 1918 में जो है कि कौन था, कृषि चंपारण ऐसे एक्ट जो है उसको पूछा था कि किस महीने में हुआ था। तो ये प्रश्न भी बन सकता है कि अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन जो है कि किस महीने में शुरू किया गया था। यानी कि जो भारत छोड़ो आंदोलन था
ये फ्रेंड्स आपके जो है कि किस महीने में शुरू किया गया था, ये प्रश्न जो है कि यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या अगस्त महीने में या सितंबर में या दिसंबर में या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये जो भारत छोड़ो आंदोलन था ये आपका फ्रेंड्स अगस्त के महीने में 1942 में ये जो है कि शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये आप जो है कि याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ से ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप जो है कि देख पा रहे होंगे, देखिए अगस्त 1942 में शुरू हुए आंदोलन को, देखिए अगस्त 1942 में शुरू हुए आंदोलन को अंग्रेजों भारत छोड़ो का नाम दिया गया था। तो यहाँ से जो है कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। और देखिए फ्रेंड्स मैं TRE 1, TRE 2 और TRE 3 और कैंसिल वाला जो एग्ज़ाम हुआ था मैं 4 पेपर का एनालिसिस किया हूँ। सभी प्रश्न फ्रेंड्स आपके NCERT और SCERT बुक से उठाए जा रहे हैं। ठीक है, डायरेक्टली लाइन बाय लाइन NCERT और SCERT से ही उठाए जा रहे हैं। अगर आपने उन एनालिसिस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं जो है कि सब्जेक्ट वाइज TRE 1, TRE 2, TRE 3 के सभी जो है कि सब्जेक्ट का एनालिसिस करवाया हूँ, हिस्ट्री, जियोग्राफी और साइंस। तो उनको आप जो है कि देख सकते हैं। और फ्रेंड्स देखिए यहाँ से जो है कि देखिए ये सारे प्रश्न मैं उन्हीं लेवल का बना रहा हूँ जिस तरह के प्रश्न आपके TRE 1, TRE 2 और TRE 3 में पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स आपको जो है कि टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस आप फ्रेंड्स ये छोटी छोटी क्लास है, आप इसको देखते रहिए। देखिए डायरेक्टली प्रश्न यहीं से आपको मिलेंगे। ठीक है, यहाँ से देखिए निम्नलिखित में से कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। देखिए गांधी जी जो है कि किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, ये प्रश्न बहुत ही चर्चित है और बहुत से एग्जामों में ये बार बार पूछा जाता है, क्योंकि ये जो गांधी जी से संबंधित गोलमेज सम्मेलन था ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। ठीक है, तो गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, क्या प्रथम गोलमेज सम्मेलन में या द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में या तृतीय गोलमेज सम्मेलन में या उपयुक्त में से एक से अधिक में लिए थे या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये जो गांधी जी थे ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ये भाग लिए थे। उस टाइम फ्रेंड्स ये महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, यहाँ से देखिए ये प्रश्न यहाँ से अगर थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे तो देख सकते हैं मैं उस चीज़ को यहाँ पे हाईलाइट भी किया हूँ। देखिए दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 के आखिर में लंदन में आयोजित हुआ था, उसमें गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे। गांधी जी का कहना था कि उनकी पार्टी पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है। तो यहाँ से ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बन सकता है। देखिए फ्रेंड्स मैं जो है कि बुक को पढ़ता हूँ और फिर उसके बाद टाइपिंग भी करना पड़ता है, तो फ्रेंड्स इसमें जो है कि टाइम लग जाता है। आप जो है कि यकीन मानिए आपके जो है कि मैं जो है कि सारे प्रश्न को कवर करवा दूंगा। ठीक है, और मैं बड़ी भी क्लास लूँगा। थोड़ा अभी मेरे पास जो है कि टाइम नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि हमें जो है कि ऑफलाइन कोचिंग में भी जाना पड़ता है और हम देखिए अपना खुद का स्कूल है, मैं वहाँ पे स्कूल में भी तो रहता हूँ, तो थोड़ा टाइम बहुत फ्रेंड्स हमें कम मिलता है। इसलिए फ्रेंड्स ये जो है कि सीरीज मैं एक दिन का भी गैप इसलिए नहीं कर रहा हूँ ताकि फ्रेंड्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न मिल सके। ठीक है, देखिए यहाँ से देखिए प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी महिला सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को समझाया कि वह अपने आंदोलनों को सिर्फ पुरुषों तक ही सीमित न रखें। ये देखिए ऐसे ही प्रश्न BPSC अपने एग्जाम में पूछती है। ठीक है, तो वो कौन सी महिला सामाजिक कार्यकर्ता थी जिसने गांधी जी को समझाया था कि वह अपने आंदोलनों को सिर्फ पुरुषों तक ही सीमित न रखें। ठीक है, तो फ्रेंड्स वो आपकी जो है कि क्या कौन थी, अंबिका बानो थी या सरला चट्टोपाध्याय थी या कमला देवी चट्टोपाध्याय थी या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें जो है कि कमला देवी चट्टोपाध्याय थी। इन्होंने कहा था महात्मा गांधी जी को कि वे अपने आंदोलन को या आप अपने आंदोलनों को सिर्फ पुरुषों तक ही सीमित न रखें, उसमें महिलाओं की भी जो है कि समस्या को आप समझें। ठीक है, तो यहाँ से जो है कि आपका ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से फ्रेंड्स देखिए यहाँ से देखिए ये प्रश्न आपका बनाया गया है, दूसरे यह पहले राष्ट्रवादी गतिविधि जिसमें औरतों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। देखिए समाजवादी कार्यकर्ता कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को समझाया कि
वे अपने आंदोलनों को पुरुषों तक ही सीमित न रखें। देखिए, और देखिए कमला देवी खुद उन असंख्य औरतों में से एक थी जिन्होंने नमक या शराब कानून का उल्लंघन करते हुए सामूहिक गिरफ्तारी दी थी। तो फ्रेंड्स यहाँ से ये प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से और 7 नंबर के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। देखिए, आपके एग्जाम में विद्रोह से एक प्रश्न इसलिए पूछ लेता है क्योंकि बिहार एससीईआरटी बुक में फ्रेंड्स ये जो महत्वपूर्ण जनजाति विद्रोह हैं, ये जो है कि फ्रेंड्स उसमें आपके एससीईआरटी बुक में दिए गए हैं, ठीक है। तो देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मोपला विद्रोह हुआ था? तो फ्रेंड्स, मोपला विद्रोह किस स्थान पे हुआ था? तो मोपला विद्रोह फ्रेंड्स ये केरल के मालाबार तट पर हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं ये प्रश्न बनाया गया है। देखिए, आधुनिक केरल राज्य के मालाबार तट पर भी किसानों का एक बड़ा विद्रोह हुआ था जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मोपला विद्रोह कहते हैं। तो यहाँ से ये प्रश्न जो है कि आपके एग्जाम में बन सकता है। देखिए, मोपला स्थानीय पट्टेदार और खेतिहर थे। ये जो है कि प्रश्न बन सकता है कि मोपला ये कौन थे? तो ये स्थानीय पट्टेदार थे और खेतिहर थे। तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से। निम्नलिखित में से कौन से सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी? ये भी बहुत ही चर्चित प्रश्न है क्योंकि आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों में ये लाइन दी गई है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस सत्याग्रह में मिली थी? क्या वो चंपारण सत्याग्रह था, या खेड़ा सत्याग्रह था, या सविनय अवज्ञा आंदोलन सत्याग्रह था, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स देखिए, बारदौली सत्याग्रह में ठीक है। देखिए, बारदौली सत्याग्रह में जो है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी। तो इसमें देखिए, बारदौली सत्याग्रह आपकी किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ से फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह के जो है कि ऑप्शन सेट किए जाते हैं कि आसान प्रश्न भी फ्रेंड्स आपको गलती हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी से आपको प्रैक्टिस करने की हैबिट रहेगी तो आप जो है कि फ्रेंड्स एग्ज़ाम में भी प्रश्न को सही कर पाएंगे। यहाँ से देखिए यहाँ से बारदौली सत्याग्रह, देखिए फरवरी 1928 में इसी प्रकार गुजरात के सूरत जिले के बारदौली ताल्लुक में भी लगान वृद्धि के खिलाफ किसानों में असंतोष की भावना जागृत हुई थी। देखिए, इसमें वल्लभ भाई पटेल की निर्णायक भूमिका रही। इसी अवसर पर सरदार भी कहलाए थे, ठीक है। तो वहाँ की महिलाएं इनको सरदार की उपाधि दी थी। ये आपको जो है कि जानकारी होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण के ही एक किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी जी को बिहार आने का निमंत्रण दिया था? तो ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। ये सब फ्रेंड्स देखिए टॉप लेवल के प्रश्न हैं क्योंकि आपके बिहार एससीईआरटी और एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं, ठीक है। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण के ही एक किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी जी को बिहार आने का निमंत्रण दिया था? तो फ्रेंड्स वो आपका लखनऊ अधिवेशन था, 1916 में हुआ था। और इसी में जो है कि ये किसान नेता कौन थे? राजकुमार शुक्ल थे। इन्होंने महात्मा गांधी जी को बिहार आने का निमंत्रण दिया था या बिहार बुलाया था। बिहार किस लिए बुलाया था? तो बिहार की जो है कि समस्याओं को समझने के लिए महात्मा गांधी जी को बिहार आने का निमंत्रण दिया था। किस अधिवेशन में? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, अंबिका चरण मजूमदार ये लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष थे। यहाँ पर ये भी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर फ्रेंड्स आप जो है कि देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ से देखिए इसी समय देखिए नीलहों के इस अत्याचार से चंपारण के किसान त्रस्त थे। इसी समय 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में चंपारण के ही एक किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने सबका ध्यान इस समस्या की ओर आकृष्ट कराया था तथा महात्मा गांधी से चंपारण आने का अनुरोध किया था। क्यों किया था? तो ये जो नील किसानों का जो अत्याचार था या त्रस्त थे, इस समस्या को समझने के लिए महात्मा गांधी जी को राजकुमार शुक्ल ने बिहार आने का अनुरोध
किया था। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। अब फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। नील की खेती 3 कठिया, देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स 3 कठिया होगा। तो नील की जो खेती थी 3 कठिया पद्धति में किसानों को अपनी भूमि के कितने हिस्से पर नील का उत्पादन करना आवश्यक कर दिया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स 3/20 हिस्से पर, 3/20 हिस्से पर फ्रेंड्स ये जो है कि इसमें नील की खेती करना आवश्यक कर दिया गया था। और देखिए नील की खेती करने से जो है कि ये किसान क्यों भागते थे, क्योंकि ये जो नील की खेती होती थी फ्रेंड्स उसमें जो है कि खेत की जो है कि उर्वरता को कम करती थी। ठीक है, तो इसीलिए ये जो है कि ये बहुत बड़ी समस्या हो गई थी। और ये जो है कि इसमें जो है कि कितना % हिस्से पर, तो 3/20 हिस्से पर नील की खेती करना आवश्यक कर दिया गया था। इसी से वो जो है कि परेशान थे। अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ से देख लेते हैं। देखिए यहाँ से 3 कठिया व्यवस्था प्रचलित थी। देखिए विशेषकर बिहार में नीलहेगारों द्वारा 3 कठिया पद्धति प्रचलित थी, जिसमें किसानों को अपनी भूमि के 3/20 हिस्से पर नील की खेती करनी होती थी। यह सामान्यतः सबसे उपजाऊ भूमि होती थी। और देखिए किसान नील की खेती नहीं करना चाहते क्योंकि इसमें भूमि की उर्वरता कम हो जाती थी। ठीक है, तो ये जो है कि, और देखिए यद्यपि 1908 में 3 कठिया व्यवस्था में कुछ सुधार लाने की कोशिश की गई थी, परंतु इसमें किसानों की गिरती हुई हालत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। तो यहाँ से जो है कि प्रश्न आपके एग्जाम में फ्रेंड्स बन सकता है, आप जो है कि स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए बिहार के गया जिले में किस महिला ने चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन चलाया था। आपने देखा होगा TRE 1 हो या TRE 2 हो या TRE 3 हो, बिहार स्पेशल के 3 या 4 प्रश्न देखने को मिलते हैं। और वो प्रश्न फ्रेंड्स आपको बिहार SCRT से ही मिलते हैं। देखिए हम लोग SCRT और NCRT दोनों से प्रैक्टिस सेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फ्रेंड्स बिहार स्पेशल के जो प्रश्न हैं वो आपको NCRT बुक में नहीं मिलते हैं। ठीक है, देखिए बिहार के गया जिले में किस महिला ने चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन चलाया था। क्या वो सरला देवी थी, क्या वो हसन इमाम थी, या चंद्रावती थी। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स देखिए ये चंद्रावती देवी थी। चंद्रावती देवी जो है कि वो महिला थी जिन्होंने बिहार के गया जिले में चौकीदारी करके विरुद्ध आंदोलन चलाया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि C बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ से देखिए बिहार में आंदोलन का प्रसार। देखिए यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। और एक प्रश्न में देखिए आपको कितने प्रश्न मिलते हैं। देखिए बिहार में समुद्र तट नहीं होने के कारण चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ हुआ था। देखिए सिवान जिले में चौकीदारी कर विरोधी आंदोलन का नेतृत्व कौन किए थे, गंगा प्रसाद राय। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि चौकीदारी कर का विरोध जो है कि सिवान जिले से किसने किया था, तो गंगा प्रसाद राय थे। और देखिए यहाँ से देखिए विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार में पटना जिला के स्त्रियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और इसका नेतृत्व श्रीमती हसन इमाम ने की थी। ठीक है, जिसे विंध्यवासिनी देवी ने आगे बढ़ाया था। और गया में देखिए चंद्रावती देवी थी। तो ये जो है कि देखिए चंद्रावती देवी ने चौकीदारी कर का विरोध जो है कि किया था, कहाँ से, गया से। ठीक है, तो यहाँ से आपको 3-4 प्रश्न देखने को मिलेंगे और इनको जो है कि आपको माइंड में रखना है। अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ से 12 नंबर के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। देखिए बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था। ये आपका जो है कि TRE 1 का प्रीवियस ईयर का प्रश्न है और ये भी आपके जो है कि SCRT बुक से ही पूछा गया था, ये आपको NCRT में नहीं मिलेगा। बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था। तो ये फ्रेंड्स उरांव जनजाति थी जिसने बिहार के गया अधिवेशन में, कांग्रेस के गया अधिवेशन में जो है कि भाग ली थी। कौन जनजाति, तो उरांव जनजाति। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से B बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। यहाँ पर आप जो है कि देख पा रहे होंगे, यहाँ से देखिए जो गया अधिवेशन हुआ था वो इसी के आसपास हुआ था। देखिए छोटा नागपुर क्षेत्र के उरांव के बीच भी वैसा ही विद्रोह भड़का था, परंतु यह आंदोलन अहिंसक था जो 1914 से 20 तक चला था। तो ये फ्रेंड्स देखिए ये जो गया अधिवेशन हुआ था
ये आपका इसी के आसपास हुआ था और उसमें जो है कि बढ़ चढ़कर उरांव जनजाति गया अधिवेशन में भाग ली थी। ठीक है, यहाँ से और यहाँ से देख सकते हैं ये प्रश्न आपका जो है कि पूछा गया था टीआरई 1 में, जिसका फाइनल आंसर की के साथ में इसमें ऑप्शन नंबर जो है कि आपका ये राइट आंसर था। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे दिखा दिया कि आपको पता होना चाहिए कि किस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए बीजी तिलक को यानी बाल गंगाधर जो तिलक थे, बीजी तिलक को राजद्रोह के आरोप में कितने साल की जेल हुई थी? ये भी जो है कि इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि बहुत से एग्जामों में पूछा जाता है, क्योंकि ये आपके एससीईआरटी बुक में, एनसीईआरटी बुक में दोनों में दी गई है। तो बीजी तिलक को राजद्रोह के आरोप में कितने साल की जेल हुई थी? तो फ्रेंड्स 6 साल की जेल हुई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रश्न आप जो है कि देख पा रहे होंगे, यहाँ से आपके क्लास 8th की बिहार एससीईआरटी बुक में दिया गया है। देखिए, तिलक को राजद्रोह के आरोप में फंसाकर 6 वर्षों की कारावास की सज़ा दी गई थी। तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। गदर पार्टी की स्थापना कब और किसने की थी? ये भी प्रश्न आपके 6 to 8 में पूछा गया था टीआरई 3.0 में। तो गदर पार्टी की स्थापना फ्रेंड्स कब की गई थी और किसके द्वारा की गई थी, ये प्रश्न जो है कि पूछा जा रहा है। क्या फ्रेंड्स लाला हरदयाल 1913 में की गई थी, या सोहन सिंह भाकना के द्वारा 1916 में की गई थी, या चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा 1918 में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा 1913 में की गई थी। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देख सकते हैं इसको आपके जो है कि बिहार एससीईआरटी के बुक में कहाँ पर दिया गया है। तो देखिए लाला हरदयाल का यहाँ पे चित्र भी बना कर दिया गया है, देख सकते हैं आप लोग। देखिए 19 देखिए यहाँ से लाला हरदयाल के प्रयास से 1913 में गदर पार्टी को स्थापित कर भारत में सशस्त्र क्रांति का प्रयास किया। तो लाला हरदयाल के द्वारा जो है कि गदर पार्टी की स्थापना की गई थी 1913 में। ठीक है, यहाँ से एक प्रश्न बना है। और देखिए एक और प्रश्न देख लेते हैं। तिलक और एनी बेसेंट ने किस देश से प्रेरित होकर भारत में होम रूल लीग आंदोलन प्रारंभ किया था? तो फ्रेंड्स ये आपका जो है कि देखिए सभी को पता है कि होम रूल लीग आंदोलन से संबंधित कौन है, तिलक और एनी बेसेंट। लेकिन फ्रेंड्स ये प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है इस बार कि तिलक और एनी बेसेंट ने किस देश से प्रेरित होकर भारत में होम रूल लीग आंदोलन प्रारंभ किया था। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स आपके जो है कि आयरलैंड से जो है कि आयरलैंड से प्रेरित होकर ये तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा भारत में होम रूल लीग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देख सकते हैं आप लोग यहाँ से थोड़ा सा अगर आप ऊपर जाएंगे तो मैं एक और चीज़ यहाँ पे हाईलाइट किया था, देख सकते हैं। देखिए 1915 और 17 के बीच एनी बेसेंट और तिलक ने आयरलैंड से प्रेरित होकर भारत में होम रूल लीग आंदोलन आरंभ किया था। तो एक प्रश्न आपका यहाँ से और एक प्रश्न आपका यहाँ से